हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं क्लास 12 का चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। चैप्टर का नाम है बच्चों वेव ऑप्टिक्स। बच्चों, अकॉर्डिंग टू वेव ऑप्टिक्स, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। तो यहां पर हम लिखते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स in the form of wave। ठीक है बच्चों, जो लास्ट चैप्टर था वो क्या था? रे ऑप्टिक्स। हमने पिछला चैप्टर रे ऑप्टिक्स पढ़ा है। अब रे ऑप्टिक्स में क्या कहा गया है? लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? अलग अलग। ये कह रहा है लाइट ट्रेवल एज अ वेव और ये कह रहा है लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों, स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही है। फर्क यह है, ये स्टेटमेंट मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना के लिए सही है। ठीक है, लाइक रिफ्लेक्शन। जब बच्चों रिफ्लेक्शन की बात की जाएगी या फिर रिफ्रैक्शन की बात की जाएगी, देन लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन बच्चों, जब माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना की बात की जाएगी, लाइक इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, देन कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? लाइट ट्रेवल एज अ वेव। मैं लिखता हूं इट डील्स विथ माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना लाइक इंटरफेरेंस, कॉमा डिफ्रैक्शन। ठीक है, इन दोनों के बारे में चैप्टर में आगे को और अच्छे से समझाया जाएगा। तो बच्चों इतना समझे। अब बच्चों वेव ऑप्टिक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं पहला टॉपिक। पहला टॉपिक इसमें जो पढ़ना है वो है बच्चों वेव फ्रंट। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट है बच्चों कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। मैं लिखता हूं continuous locus of all particles vibrating in same phase। ठीक है, continuous locus of all particle vibrating in same phase। अब बच्चों डेफिनेशन को समझते हैं, लेकिन उससे पहले इसके टाइप्स लिखते हैं। वेवफ्रंट के बच्चों टाइप्स तीन प्रकार के हैं। पहला प्रकार है इसका स्फेरिकल, दूसरा प्रकार होगा बच्चों इसका क्या? सिलेंड्रिकल, एंड थर्ड टाइप इज प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, अब देखना बच्चों, स्फेरिकल वेव फ्रंट तब बनेंगे जब हमारा सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा? एक पॉइंट होगा। मैं लिखता हूं मेड बाय पॉइंट सोर्स। ठीक है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट तब बनेंगे बच्चों जब हमारा सोर्स एक लाइन होगा। तो मैं लिखता हूं मेड बाय लाइन सोर्स। तीसरे के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। अब समझना बच्चों, अगर पॉइंट सोर्स है तो मान लो ये सोर्स रहा पॉइंट। अगर ये पॉइंट बच्चों अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, इसके कांटेक्ट में जितने भी पार्टिकल्स होंगे
वो भी क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। फिर इसके पीछे वाले पार्टिकल भी क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। फिर इसके पीछे वाले पार्टिकल क्या करेंगे, वाइब्रेट या फिर ऑसिलेट करेंगे। तो इसका मतलब अगर यहां पर को एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगी तो डिस्टरबेंस चारों डायरेक्शन में क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। तो मान लो टी टाइम में वो डिस्टरबेंस यहां पहुंची, 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 और टी टाइम में वो डिस्टरबेंस यहां पहुंची। तो आफ्टर टी टाइम जहां पर कोई डिस्टरबेंस पहुंची है वो सारे पॉइंटों को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट। इतना समझ में आया। अब बच्चों अगर इस सिचुएशन को इमेजिन करना चाहते हो, सोचो तुम एक तालाब के पास बैठे हो और उस तालाब में एक पत्थर फेंको, ठीक है, एक आराम से ऐसे पत्थर फेंको, तो स्फेरिकल क्या निकलेंगी, वेव फ्रंट। तो ये उसी का एग्जांपल है। इतना समझ में आया। अब बच्चों बात कर रहे हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की, ठीक है। हमने क्या लिखा, मेड बाय लाइन सोर्स। अब बच्चों मान लो जो सोर्स है वो क्या है, एक लाइन है, ये एक लाइन, यही क्या है, एक सोर्स है। अब अगर इसमें वाइब्रेशन क्रिएट होगी तो वाइब्रेशन पीछे को भी आएगी, वाइब्रेशन इधर भी आएगी, वाइब्रेशन इधर भी आएगी, वाइब्रेशन इधर भी आएगी, वाइब्रेशन आगे भी जाएगी, वाइब्रेशन इधर को भी आएगी। समझ में आया। तो वो वाइब्रेशन किस फॉर्म में निकल रही होगी, एक सिलेंडर की फॉर्म में निकल रही होगी। अगर समझ में नहीं आया, डायग्राम बना रहा हूं, समझना। वाइब्रेशन यहां भी निकलेगी, यहां भी निकलेगी, यहां भी निकलेगी, यहां भी निकलेगी, इधर 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 भी निकलेगी, सब जगहों को निकलेगी। अब टी टाइम बाद जहां पर को वाइब्रेशन पहुंची है वो सारे पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर लो। तो टी टाइम में वाइब्रेशन यहां पहुंची, यहां पहुंची, यहां पहुंची, यहां पहुंची, इसको ज्वाइन कर लिया, एक सर्कल जैसा बना। फिर इनको भी ज्वाइन कर लिया, यहां पहुंची थी, यहां पहुंची थी, यहां पहुंची थी, यहां पहुंची थी, फिर यहां ज्वाइन कर लिया। तो एक क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। तो यानी कि लाइन सोर्स के वजह से जो वेव फ्रंट निकलेंगी वो क्या होंगी, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इतना समझ में आया। तो यहां पर से तुमको ये डेफिनेशन भी समझ में आ रही होगी, कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। यहां से जब डिस्टरबेंस क्रिएट हुई टी टाइम बाद यहां पहुंची, वही टी टाइम यहां पहुंची, वही टी टाइम बाद यहां पहुंची, वही टी टाइम बाद यहां पहुंची, वही टी टाइम बाद यहां पहुंची। तो ये जो पार्टिकल होंगे ये सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे, और इन्हीं को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये क्या बन गई, वेव फ्रंट। ऐसे ही सिमिलर प्रोसेस इसमें भी हुई है। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, वेव फ्रंट की। कौन से वेव फ्रंट की, प्लेन वेव फ्रंट की, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, प्लेन वेव फ्रंट की। मैं लिखता हूं व्हेन पॉइंट सोर्स और लाइन सोर्स is at very large distance, is at very large distance। मान लो ये बहुत दूर रखे गए पॉइंट सोर्स या फिर लाइन सोर्स, तो इनका जो स्मॉल पोर्शन होगा वो हमेशा किसकी तरह लगेगा, एक प्लेन की तरह लगेगा। मैं लिखता हूं देन देयर स्मॉल पोर्शन, देयर स्मॉल पोर्शन appears to be plane। और वही क्या है, प्लेन वेव फ्रंट, एंड इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। इतना समझ में आया। अब समझना बच्चों, ये क्या है, एक प्लेन वेव फ्रंट। तो बच्चों वेव फ्रंट समझ गए, जल्दी से इसे नोट कर लो। अब इसके बाद बच्चों बात करेंगे एक छोटे से नोट की, ठीक है। मैं लिखता हूं नोट, वो है बच्चों लाइट रेज इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, is perpendicular to wave front।
बच्चों जो लाइट रे होगी वो वेव फ्रंट के हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी कि 90 डिग्री पे होगी। इसका मतलब बच्चों ये जो मैं बना रहा हूं ये क्या है, ये बच्चों रेज है, ठीक है। ये जो मैंने बनाई क्या है, रेज ऑफ लाइट। ऐसे बच्चों यहां पर को भी ये जो येलो कलर से बनी हुई है ये क्या है, रेज ऑफ लाइट। और यहां पर को ये जो अब मैंने येलो कलर से बनाई ये भी क्या है, रेज ऑफ लाइट। इतना समझ में आया। तो बच्चों यहां पर को हमारा टॉपिक 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद बच्चों बात करेंगे टॉपिक नंबर 2 की, इसे तब तक नोट कर लो। अब बच्चों टॉपिक नंबर 2 है हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, हाइजेंस ही ऐसे थे जिनने सबसे पहले वेव थ्योरी के ऊपर नजर डाली। ठीक है, उससे पहले क्या था, न्यूटन्स वगैरह थे। न्यूटन्स ने क्या करा था, वही कहा था लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन ऑलवेज। ठीक है, उन्हें कार्पस्कुलर थ्योरी वगैरह दी थी, वो सबको पता होगा। अब बात करते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल की। हाइजेंस ने बच्चों 2 प्रिंसिपल दिए। सबसे पहले तो उन्हें यह कहा कि गिवन फ्रेम फ्रंट में, गिवन वेव फ्रंट में जितने भी पॉइंट हैं वो सबके सब सेकेंडरी सोर्स का काम करेंगे और उनको बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट। मैं लिखता हूं एवरी पॉइंट इन गिवन वेव फ्रंट, every point in given wavefront act as a source of, act as a source of new secondary disturbance। ठीक है, every point in given wavefront act as a source of new secondary disturbance, comma called secondary wavelet, जिन्हें क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी वेवलेट्स। और ये जो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है ये चारों दिशाओं में ट्रेवल करेगी विद द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मैं लिखता हूं विच ट्रेवल in all direction with speed of light in medium, with speed of light in medium। इतना समझ में आया। इसको एक डायग्राम में बनाते हैं। बच्चों मान लो ये एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है। इस पॉइंट सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट बनेंगी वो बनेंगी स्फेरिकल, ठीक है, ऐसे करके निकल रही होंगी। अब बच्चों मान लो मैं इस वेव फ्रंट की बात कर रहा हूं। इस वेव फ्रंट पे जो भी पॉइंट होंगे वो बच्चों न्यू डिस्टर्बेंस के फ्रेश सोर्स होंगे, जिन्हें क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, फ्रेश सोर्स को क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी वेवलेट। अब ये बच्चों सारे डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे विद द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। इतना समझ में आया। आगे भी ट्रेवल करेंगे, पीछे भी ट्रेवल करेंगे। फिर बच्चों इसी का सेकंड प्रिंसिपल ध्यान देते हैं। ठीक है, ये तो फर्स्ट था। सेकंड सेकंड प्रिंसिपल में ये कहा गया बच्चों सरफेस टचिंग these disturbance, ठीक है, टेंजेंशियली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन is called secondary wave front।
समझना बच्चों, एक ऐसी सरफेस जो इन डिस्टरबेंस को टेंजेंशियली टच कर रही इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो क्या होगी? सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो यानी कि ये क्या होगा बच्चों? सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये एक ऐसी सरफेस है जो सेकेंडरी वेवलेट को टेंजेंशियली टच कर रही है। इतना समझ में आया? ये क्या थी? गिवन वेव फ्रंट। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो टच हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये वाली टच हो रही है सरफेस। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो सरफेस टच हो रही है वो ये है, और यही क्या है? सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब यही आगे जाते जाते क्या बन जाती है बच्चों? एक प्लेन वेव फ्रंट। समझ में आया? यही वेव फ्रंट आगे जाते जाते क्या बन जाएगी? एक प्लेन वेव फ्रंट। इतना समझ में आया? और प्रोपेगेशन ऑफ जो लाइट है वो कुछ इस तरीके से है। इतना समझ में आया? ठीक है। ये जो मैं स्फेरिकल बना रहा हूं ना शेप, ये क्या वेव फ्रंट, और ये क्या है? लाइट की रेज, जो कि परपेंडिकुलर होगी किस पे? वेव फ्रंट पे। ये क्या? रे ऑफ लाइट। तो बच्चों, हाइजेंस के प्रिंसिपल समझ गए दोनों? जल्दी से नोट कर लो, डायग्राम बना लो। जल्दी से। अब बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। वो है बच्चों रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है, तो मैं हेडिंग लिखता हूं, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले बच्चों एक प्लेन मिरर बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक प्लेन मिरर बनाया, इसको नाम दिया M1 M2। मैं लिखता हूं M1 M2 क्या बच्चों? प्लेन मिरर। ठीक है, फिर बनाता हूं बच्चों इसमें एक वेव फ्रंट ए बी। लेट सपोज मैंने ये एक वेव फ्रंट बनाई ए बी। ए बी क्या बच्चों? प्राइमरी वेव फ्रंट या फिर फर्स्ट वेव फ्रंट बोलो। ठीक है, इस वेव फ्रंट में बच्चों दो इंसिडेंट रे बनाता हूं, 1 एंड 2। ये क्या बच्चों? इंसिडेंट रे। तो बच्चों एक इंसिडेंट रे हमने ये बनाई, फिर एक इंसिडेंट रे ये बनाई। इतना समझ में आया? ये जो इंसिडेंट रे है ये वेव फ्रंट पे कितने का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री पे। ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे 1 और 2 है ये वेव फ्रंट पे कितने का एंगल बनाएंगे बच्चों? 90 डिग्री का। इतना समझ में आया? अब बच्चों मान लो बी से इस मिरर M1 M2 तक पहुंचने पे रे जो टाइम ले रही है वो है टी। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है ये जो लेंथ बी ए डैश है ये कवर करने में टाइम कितना लग रहा है? टी। तो मैं लिखता हूं लेट टाइम टेकन बाय रे
to reach A dash from B is t सेकेंड। यहां से यहां तक का पहुंचने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है बच्चों? t सेकेंड लग रहा है। तो देयरफॉर, तो बच्चों जो बी ए डैश डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? स्पीड इंटू टाइम। यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? c इंटू टी। ठीक है, तो इस पॉइंट से जो फर्स्ट रे है, इस पॉइंट से ये जो फर्स्ट रे है वो भी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? c इंटू टी, इसी टाइम t पे। तो मैं लिखता हूं सो फ्रॉम ए, ठीक है, रे ट्रेवल सेम डिस्टेंस c क्रॉस t इन टाइम t। यहां से भी जो रेट ट्रेवल होगी वो कितनी ट्रेवल होगी? c क्रॉस t डिस्टेंस। कितने टाइम पे? t टाइम में। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर से एक आर्क बनाऊंगा जिसकी रेडियस कितनी होगी? c क्रॉस t। तो मैं लिखता हूं देयरफॉर ड्रॉ एन आर्क, देयरफॉर ड्रॉ एन आर्क b dash of radius c into t by taking a as center, by taking a as center। हमने a को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करा b डैश। फिर क्या करेंगे, इस a डैश से इस b डैश पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलो हाथ से ही बना देते हैं। इतना समझ में आया? ये क्या करी मैंने? एक टेंजेंट ड्रॉ करी, टेंजेंट सरफेस ड्रॉ करी, किस पे? आर्क पे। मैं लिखता हूं ड्रॉ टेंजेंट सरफेस, ड्रॉ टेंजेंट सरफेस फ्रॉम a dash to arc b dash, that is a dash b dash। ये जो टेंजेंट सरफेस है बच्चों, यही क्या है? सेकेंडरी वेव फ्रंट। मैं लिखता हूं दिस टेंजेंट सरफेस इज सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये सरफेस ही सेकेंडरी वेव फ्रंट है। इतना समझ में आया? इतने को नोट कर लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, इस वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। जो सेकेंडरी वेव फ्रंट हमारी निकली है इस पे क्या करेंगे? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने ये ड्रॉ करी, फिर एक परपेंडिकुलर लाइन में ये ड्रॉ करूंगा, और ये क्या होंगी? रिफ्लेक्टेड रेज। इसको मार्क करता हूं मैं 2 डैश और इसको मार्क करता हूं 1 डैश। मैं लिखता हूं परपेंडिकुलर लाइन ऑन सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, लिखते हैं हम परपेंडिकुलर लाइन ऑन सेकेंडरी वेव फ्रंट इज रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि ये जो 1 डैश और 2 डैश है ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या होंगी? इस सेकेंडरी वेव फ्रंट ए डैश बी डैश पे परपेंडिकुलर होंगी। मैं लिखता हूं दैट इज 1 डैश एंड 2 डैश आर रिफ्लेक्टेड रे। इतना समझ में आया?
अब बच्चों इस डायग्राम की तरफ ध्यान से देखना और हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल आई किसके बराबर है? एंगल आर के। मैं उसी को प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है। ये बच्चों प्राइमरी वेवफ्रंट थी ए बी। इस ए बी ने इस मिरर के साथ जो एंगल बनाया वो क्या बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे क्या बोला जाएगा? आई, ठीक है। ऐसे बच्चों ये क्या है? सेकेंडरी वेवफ्रंट। सेकेंडरी वेवफ्रंट ए डैश बी डैश इस मिरर के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना समझ में आया? अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझना। अगर इस ए पॉइंट पे मैं क्या ड्रॉ कर दूं? एक नॉर्मल। ऐसे ही इस ए डैश पॉइंट पे मैं क्या ड्रॉ कर दूं? एक नॉर्मल। बच्चों देखो ये क्या है? इंसिडेंट रे, ठीक है। ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या है? रिफ्लेक्शन रे। ऐसे बच्चों ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आया? अब देखना बच्चों, ये अगर एंगल आई है ये, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस आई, क्योंकि ये पूरा तो 90 होगा। इतना समझ में आया? अब ध्यान होगा, इंसिडेंट रे भी वेव फ्रंट के साथ कितने का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का। यानी कि ये एंगल भी कितना है बच्चों? 90। तो सिर्फ इतना एंगल भी कितना होगा? आई। 90 में से 90 माइनस आई को माइनस करोगे, समझ में आया? 90 में से माइनस करोगे 90 माइनस आई को, तो ये कितना आएगा? आई। ऐसे ही बच्चों ये एंगल अगर आर है तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस आर। फिर ये एंगल कितना हो जाएगा? फिर से आर। क्यों? 90 में से फिर से किसको माइनस करोगे? 90 माइनस आर को। 90 में से 90 माइनस आर को माइनस करोगे तो आर ही आएगा। तो इतना समझ में आया? अब बच्चों इस फिगर में दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा? एक तो ए बी ए डैश, मैं लिखता हूं इन फिगर, ठीक है। ट्रायंगल ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल। समझना बच्चों, ए बी ए डैश ये किसका कॉन्ग्रुएंट होगा? ये होगा ए ए डैश बी डैश ए, ए डैश बी डैश ए। ये कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चों ए डैश बी डैश ए। कैसे बच्चों? ये 90 है, ये भी 90 होगा। ये वाली साइड दोनों में क्या है? कॉमन है। फिर जो आपकी बी ए डैश है वो कितनी है? सी इंटू टी। और वही आपकी ए बी डैश है वो भी कितनी है? सी इंटू टी। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये आपकी बी ए डैश थी, कितनी थी बच्चों? सी इंटू टी। फिर उसके बाद क्या करा था हमने? एक आर्क खींचा था, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क बी डैश ऑफ रेडियस सी क्रॉस टी बाई टेकिंग ए एस सेंटर। तो यानी कि जो ए बी डैश है वो भी कितना बच्चों? सी इंटू टी। इतना समझ में आया? अब ये दोनों ट्रायंगल बच्चों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर एंगल बी ए ए डैश इज इक्वल टू बी ए ए डैश, ये पूरा एंगल ये किसके बराबर होगा? एंगल बी डैश ए डैश ए, एंगल बी डैश ए डैश ए, और ये क्या? पूरा एंगल आर। यानी कि एंगल आई किसके बराबर आ गया? एंगल आर के। यही क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये डायग्राम थोड़ा कंफ्यूजन ना हो गया हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या हो गई इसमें मार्किंग हो चुकी है। तुम इसको थोड़ा सा सही कर लो। ये रहा, मैंने लिया ए बी ए डैश और लिया ए डैश ए बी डैश, ठीक है। ए बी ए डैश ए बी डैश। क्लास 10th का ट्रायंगल सबको याद होगा, ठीक है। 9th में थी शायद कॉन्ग्रुएंसी, क्यों? 10th क्लास में सिमिलरिटी है, लेकिन फिर भी सब समझ गए होगे।
तो बच्चों ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जल्दी से इसे नोट कर लो। अब बच्चों आते हैं रिफ्लेक्शन के सेकंड रूल पे। ठीक है, एक ही लाइन का है वो। ठीक है, उसमें लिखते हैं बच्चों, नाउ वेव फ्रंट ए बी, वेव फ्रंट ए डैश बी डैश एंड मिरर M1 M2, ये तीन के तीन परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन ऑफ पेपर के, आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, ये पेपर है, मिरर भी इस पे है, वेव फ्रंट भी इस पे है, सॉरी ए बी वेव फ्रंट भी इस पे है, और ए डैश बी डैश वेव फ्रंट भी इसी पे है, और क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, वेव फ्रंट ए बी, वेव फ्रंट ए डैश बी डैश एंड मिरर M1 M2 आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। इसका मतलब इंसिडेंट रे। ठीक है, तो हम लिखते हैं सो इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at point of incidence, at point of incidence all lie in same plane, सारे के सारे सेम प्लेन पे ही लाई करेंगे। तो यही क्या था बच्चों हमारा रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ। तो बच्चों यहां से वेव थ्योरी से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो प्रूफ हो गए। इतना समझ में आया, जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद हम प्रूफ करेंगे रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अब बच्चों बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है, टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अब रिफ्रैक्शन में क्या है बच्चों, हमको स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ क्या था बच्चों, साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2। ठीक है, साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो बच्चों समझते हैं, सबसे पहले एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाते हैं XY। ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाई हमने XY, तो मैं लिखता हूं XY क्या है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इस सरफेस पे एक वेवफ्रंट बनाई जाएगी AB। तो मैंने क्या करा, ये एक वेवफ्रंट बनाई AB, मैं लिखता हूं AB क्या है, प्राइमरी वेवफ्रंट या फिर फर्स्ट वेवफ्रंट, जो समझो। अब क्या करेंगे बच्चों, दो इंसिडेंट रे बनाएंगे इस वेव फ्रंट पे, जो कि इसके क्या होंगी, परपेंडिकुलर। मेरा कहने का मतलब है दो इंसिडेंट रे बनाई, पहली जो कि वेव फ्रंट के क्या है, परपेंडिकुलर, ये रही पहली, और ये बनेगी दूसरी। इतना समझ में आया। और यहां से यहां तक का पहुंचने में ये जो टाइम ले रहा है, मान लो कितना ले रहा है, T। ठीक है, तो ये ली मैंने पहली इंसिडेंट रे, ये ली मैंने दूसरी इंसिडेंट रे, ये दोनों वेव फ्रंट के क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैं लिखता हूं 1, 2, ये क्या है, इंसिडेंट रे। स्टेप लगभग सिमिलर होंगे जो हमने रिफ्लेक्शन में प्रूफ करे, बस थोड़ा सा कहीं पे चेंज होएगा, वो मैं अभी समझा दूंगा।
पहले हमने यही करा, एक एक्स वाई क्या बनाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फिर ए बी क्या बनाई, वेव फ्रंट। एक रे यहां से यहां तक का बनाओ पहले, फिर एक रे यहां से यहां तक का बनाओ, ठीक है। तो 1,2 क्या इंसिडेंट रे। अब बी से यहां तक का जाने में, यानी कि ए डैश तक का जाने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, मान लो टी लग रहा है। तो मैं लिखता हूं लेट फ्रॉम बी रे टेक्स टी सेकेंड टू रीच ए डैश एट एक्स वाई। तो जो बी ए डैश होगा वो कितना हो जाएगा, C1 इंटू टी। देयरफॉर जो बी ए डैश होगा वो क्या होगा, वो कितना होगा, C1 इंटू टी। स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, स्पीड इंटू टाइम, C1 इंटू टी। C1 क्या होगा, स्पीड इन मीडियम 1, ठीक है। C1 लेना चाहो C1 ले लेना, V1 लेना चाहो V1 ले लेना। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे बच्चों, इस ए पॉइंट से टी टाइम पे लाइट जितना ट्रेवल करी होगी उतनी ही रेडियस का एक आर्क बनाएंगे। मैं लिखता हूं फ्रॉम ए लाइट रे ट्रेवल C2 क्रॉस टी डिस्टेंस इन टी सेकेंड। समझ में आया। इस ए से जो लाइट रे ट्रेवल करेगी कितना करेगी, C2 क्रॉस टी डिस्टेंस करेगी कितने में, टी सेकेंड में। जहां पे C2 क्या होगी, स्पीड इन मीडियम 2, C2 होगा स्पीड इन मीडियम 2। इतना समझ में आया। अब बच्चों तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक आर्क ड्रॉ करूंगा। देयरफॉर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस C2 इंटू टी फ्रॉम ए। समझ में आया। तो यहां पर को मैंने क्या करा, एक आर्क ड्रॉ करा। इस आर्क का नाम दे देते हैं बी डैश। आर्क का क्या नाम दिया, बी डैश, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक की इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, C2 क्रॉस टी। फिर अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, सीधे सीधे इस ए डैश से इस आर्क पे क्या ड्रॉ करो, एक टेंजेंट सरफेस जो कि काम करेगी सेकेंडरी वेव फ्रंट का, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये टेंजेंट सरफेस ड्रॉ करी। मैं लिखता हूं अगला स्टेप, ड्रॉ टेंजेंट सरफेस ए डैश बी डैश। ड्रॉ टेंजेंट सरफेस ए डैश बी डैश टू आर्क एंड ये क्या होगी, सेकेंडरी वेव फ्रंट। इतना समझ में आया। यानी कि ए डैश बी डैश क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट है। इतना समझ में आया। आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना, एक एक्स वाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाना, उस पर एक ए बी क्या बनाना, प्राइमरी वेव फ्रंट। फिर उसमें दो इंसिडेंट रे बनाना, ठीक है। और ये वेव फ्रंट पे कितने एंगल पे होंगी, 90 डिग्री पे होंगी। फिर लेट करना इस बी से ए डैश तक का पहुंचने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, टी। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, C1 इंटू टी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस ए पॉइंट से टी सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रखी है वो देखेंगे, वो कितनी कर रखी है, C2 इंटू टी। फिर इतने का ही यहाँ पे क्या खींच दिया जाएगा, रेडियस का एक आर्क खींच दिया जाएगा और इसको इससे ज्वाइन कर दिया जाएगा। ये क्या हो जाएगी, सेकेंडरी वेव फ्रंट। फिर क्या करेंगे, हमारे पास जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बनी है उस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक लाइन ये ड्रॉ होगी, ऐसे ही एक लाइन ये ड्रॉ होगी। इतना समझ में आया। इसको ले लूंगा मैं 1 डैश,
और इसको ले लूंगा मैं 2 डैश। मैं लिखता हूं फर्दर, 1 डैश एंड 2 डैश आर रिफ्रैक्टेड रेस। ठीक है, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रेस। रिफ्रैक्टेड रेस एंड आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट ए डैश बी डैश। और वो ए डैश बी डैश पे क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। इतना समझ में आया? अब बच्चों हमने प्राइमरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट बना दी, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे भी बना दी। अब प्रूफ करते हैं रिफ्रैक्शन का लॉ, यानी कि साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहां पर को एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मार्क करते हैं। देखना बच्चों, ये क्या है? ए बी प्राइमरी वेव फ्रंट। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगी वो क्या होगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ये ए डैश बी डैश क्या है बच्चों? रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या, सॉरी, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये प्राइमरी वेव फ्रंट था, इसने सरफेस के साथ जो एंगल बनाई वो क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है, ये सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा? रिफ्रैक्शन एंगल। इतना समझ में आया? अब इसके बाद बच्चों यहां पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अब ये एंगल आई है तो ये कितना होगा? 90 माइनस आई। रीजन, ये क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल सरफेस के साथ कितने का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। ये एंगल आई था तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस आई। ये है इंसिडेंट रे, ये है वेव फ्रंट, ये पूरा एंगल भी कितना है बच्चों? 90। तो सिर्फ इतना एंगल फिर से कितना आएगा? आई आएगा। अभी पहले तो सीखा हमने 90 माइनस आई, ये बच्चों आई आएगा। ऐसे बच्चों अगर इसको देखोगे, ये आर है तो ये कितना होगा? 90 माइनस आर। फिर ये पूरा फिर से 90 होगा, तो सिर्फ इतना एंगल, सिर्फ इतना नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में कितना होगा? आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इतना समझ में आया? अब सीधे बच्चों क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ए डैश, मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ए बी ए डैश। सबसे पहले लूंगा साइन आई की वैल्यू। साइन आई कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बच्चों आई एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या आएगा? ए डैश बी। तो साइन आई इक्वल टू ए डैश बी अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या आएगा? ए ए डैश। ऐसी बच्चों लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डैश ए बी डैश, ए डैश ए बी डैश। जो साइन आर आएगा ये क्या आएगा बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी डैश, और हाइपोटेन्यूस कितना आएगा? ए डैश। साइन आर के लिए परपेंडिकुलर ए बी डैश, हाइपोटेन्यूस ए ए डैश, क्योंकि ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। अब बच्चों ए डैश बी, ए डैश बी ये कितना था? C1 इंटू टी था, नहीं था? और ऐसी जो ए बी डैश था, ए बी डैश, वो कितना होगा? C2 इंटू टी। ठीक है, इन टी सेकेंड फ्रॉम ए, दैट इज, यहां पर को लिख लो ए इंटू बी डैश। ये किसके बराबर होगा? C2 इंटू टी के बराबर होगा। समझ में आया? मैंने ये जो रेडियस थी ये कितनी की बनाई थी? C2 इंटू टी की बनाई थी ना। तो ये जो ए बी डैश है, आर्क की रेडियस, ये कितनी होगी? C2 इंटू टी। तो बच्चों सीधे सीधे लिखो साइन आई ओवर साइन आर। अगर इसे और इसे डिवाइड करोगे, ए ए डैश और ए ए डैश तो कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आएगा? ए डैश बी अपॉन ए बी डैश। ए डैश बी कितना है बच्चों? C1 इंटू टी, और ए बी डैश कितना है बच्चों? C2 इंटू टी। टी से टी कैंसिल, तो क्या लिखोगे? देयरफॉर साइन आई ओवर साइन आर, ये कितना आएगा? C1 ओवर C2। तो बच्चों यहां पे रिफ्रैक्शन का पहला लॉ भी क्या हो गया? प्रूफ हो गया। जल्दी से इसे नोट कर लो, जल्दी से फास्ट। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसका जो सेकंड था उसको लिख लेते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन का जो सेकंड रूल था वो क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मैं लिखता हूं
फर्दर इंसिडेंट रे, refracted ray and normal at point of incidence, all lines same plane. All lie in same plane, that is perpendicular to plane of paper. इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पर को हमारा रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसे जल्दी से नोट कर लो, पूरा का पूरा वैसे नोट कर लिया होगा। अब बच्चों इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है बिहेवियर ऑफ प्रिज्म कॉमा कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर टुवर्ड्स प्लेन वेव फ्रंट। अगर प्लेन वेव फ्रंट प्रिज्म में पड़े, कॉन्वेक्स लेंस में पड़े या फिर कॉनकेव मिरर में पड़े तो उनका बिहेवियर कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रिज्म की। बच्चों ये क्या बना है, प्रिज्म, ठीक है। अब मान लो ये आई प्लेन वेव फ्रंट। अब एक बात आना, ये वाला जो पोर्शन है वेव फ्रंट का वो पहले प्रिज्म के अंदर चला जाएगा और ये वाला लेट में जाएगा। प्रिज्म के अंदर वेव की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये जो वेव फ्रंट है हल्का सा झुक के बाहर निकलेगा। समझ में आया? ये क्या है, इंसिडेंट, या फिर क्या लिखते हैं, प्राइमरी, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी, और ये क्या है, सेकेंडरी। इमेजिन करो मैंने इसको एंटर कराया, अब ये चीज तो पहले एंटर हो गई, इसकी स्पीड कम हो गई है, ये ऊपर वाला पोर्शन ज्यादा ट्रेवल कर लेगा और पीछे वाला थोड़ा सा कम ट्रेवल करेगा, यानी कि ये जो डिस्टेंस है और ये बहुत ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। समझ में आया? अब ऐसे बात करते बच्चों किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। मान लो मैंने ये क्या बनाया, एक कॉन्वेक्स लेंस, इससे मैंने क्या करा, एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करवाई। अब ये क्या है, एक प्लेन वेव फ्रंट जो इस पे इंसिडेंट हो रही है। बच्चों ये बात आना, ये वाला पोर्शन वेव फ्रंट का लेंस के अंदर पहले एंटर हो चुका है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये लेट में एंटर हो रहा है और लेंस का थोड़ा कम पार्ट ट्रेवल कर रहा है। ये वाला जो पोर्शन है वो लेंस का थोड़ा सा पार्ट कम ट्रेवल कर रहा है और ये वाला पोर्शन भी लेंस का थोड़ा सा पार्ट कम ट्रेवल कर रहा है। बीच वाला सबसे ज्यादा ट्रेवल कर रहा है और बीच वाला पहले एंटर भी कर जा रहा है। लेंस के अंदर वेव की स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो बच्चों ये थोड़ा सा कुछ इस तरीके का हो जाएगा कर्व, ठीक है। इतना समझ में आया? ये क्या बच्चों, प्राइमरी वेव फ्रंट, और ये क्या बच्चों, सेकेंडरी वेव फ्रंट। इतना समझ में आया? अब बच्चों बात करेंगे कॉनकेव मिरर की। ये क्या बच्चों, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब ये बात आना, ये क्या बच्चों, एक प्लेन वेव फ्रंट जो कि कॉनकेव मिरर की तरफ आ रही है। अब ये चीजें सीधे सीधे आएगी ऐसे, ये वाला जो पोर्शन होगा वेव फ्रंट का और ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या करेगा, इससे जल्दी रिफ्लेक्ट हो जाएगा और बीच वाला पोर्शन थोड़ा लेट रिफ्लेक्ट होगा। समझ में आया? ये आया 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 आया, ये पहले रिफ्लेक्ट हो गया और ये पहले रिफ्लेक्ट हो गया। ये जो बीच वाला है, ये जो बीच वाला है, ये थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इस वजह से
ये वेवफ्रंट बच्चों कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी वेवफ्रंट, और ये क्या है, सेकेंडरी, ठीक है। ये कर्व आ जाएगी, और ये जो मेरी स्ट्रेट लाइन एरो के साथ है, ये क्या है, लाइट की रेस। ये क्या है, लाइट की रेस। ये भी क्या है, लाइट की रे। ये भी क्या है, लाइट की रे। ये भी क्या है, लाइट की रे। ऐसी बच्चों, ये भी लाइट की रे, ये भी लाइट की रे, ये भी लाइट की रे, ठीक है। ये जो एरो है, ये एरो है लाइट की रेस, ठीक है। जो एरो है, ये क्या है, वेव फ्रंट। तो बच्चों जल्दी से इसे नोट कर लो। अब बच्चों एक पॉइंट और ध्यान पे रखते हैं, ठीक है। वो क्या है, नोट। इस पॉइंट में क्या ध्यान में रखना है कि वाइल रिफ्रैक्शन, while refraction फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज, बट वेवलेंथ एंड स्पीड चेंजेस, ये चेंज हो जाती है। देखो, अगर रिफ्लेक्शन हुआ, क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, तो मीडियम तो चेंज ही नहीं हुआ। अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ तो स्पीड तो चेंज होगी नहीं, और वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगी, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने का तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्शन में तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन अगर रिफ्रैक्शन होगा तो वेवलेंथ और स्पीड तो चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ और स्पीड तो चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। रिफ्लेक्शन में कुछ भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब इसको मैं समझा देता हूं बच्चों। मान लो एक सोर्स है, उससे जो दो वेवफ्रंट निकली है, उनके बीच में टाइम गैप 30 सेकंड का है। तो ऑब्जर्वर के पास वो दोनों वेवफ्रंट 30 सेकंड के टाइम इंटरवल पे ही पहुंचेगी। मतलब पहली जब पहुंचेगी, उसके बाद जब दूसरी जब पहुंचेगी, उन दोनों में कितने सेकंड का अंतर होगा, 30 सेकंड का अंतर होगा। इतना समझ में आया। और लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। अगर रिलेटिव मोशन होगा तो फिर डॉपलर इफेक्ट का लॉजिक लगेगा। उसको अभी मैं डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो बोर्ड के सिलेबस से हटा हुआ है। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही।